हेलो एवरीवन, वेलकम टू योचना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो आपकी प्रिपरेशन को एनहेंस करने के लिए मैं लेकर आ गई हूँ प्रैक्टिस सेट 11 को, जो कि बेस्ड है बीपीएससी 4.0, एनवीएस, ईएमआरएस, केवीएस, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेशली यूजीसी नेट के लिए तैयार किया गया है, जिसमें कि आज हम म्यूज़िक के क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ रिसर्च के क्वेश्चंस भी देखेंगे, जो कि आपके आने वाले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन के व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने 150 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे से यानी 151 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राग वक्र संपूर्ण राग है? गौड़ सारंग, यमन, पूरिया कल्याण या बिलावल? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से जो वक्र संपूर्ण राग है वो है राग गौड़ सारंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गौड़ सारंग। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गौड़ सारंग वक्र संपूर्ण जाति का राग होता है। यह कल्याण ठाट का राग है और इसका वादी स्वर गंधार होता है और संवादी स्वर धैवत होता है। इसके न्यास के स्वरों की अगर हम बात करें तो स ग प यानी सरस, गंधार और पंचम इसके न्यास के स्वर होते हैं। गौड़ सारंग राग का गायन समय जो है वो मध्याह्न होता है। मध्याह्न के समय इसका गायन किया जाता है और इस राग में प और रे की संगति अधिक होती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राग गौड़ सारंग एक वक्र संपूर्ण राग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये स्वरावली दी हुई है। इस स्वरावली को आपको पहचानना है और बताना है कि ये किस राग की स्वरावली है, किस राग को दर्शाती है। श्री को, रामकली को, पूर्वी को या जोगकौंस को? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ये स्वरावली रामकली राग को दर्शाती है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो स्वरावली है ये स्वरावली रामकली राग की स्वरावली है। रामकली राग जो है वो भैरव थाट का राग होता है। इसकी जाति षाडव संपूर्ण होती है। वादी स्वर पंचम होता है, संवादी स्वर षडज होता है। इसके न्यास के स्वर षडज और पंचम होते हैं। राग रामकली का गायन समय दिन का प्रथम प्रहर होता है और इसका संप्रकृति राग भैरव होता है। यह राग प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन बी हो रहा है, रामकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन शोध से आ गया है। इसका फॉन्ट मैंने छोटा कर दिया ताकि आपको ये पूरा फॉर्मेट दिखे क्वेश्चन का। तो इसमें आपको सही कूट चुनना है। ये जो क्वेश्चन है ये अभिकथन और कारण का है, यानी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है ये। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अभिकथन है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त उद्धरणों को शोध लेखन में शब्दशः सम्मिलित किया जा सकता है। तो क्या ये कथन सही है या गलत है? जी हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि विभिन्न स्रोत से प्राप्त उद्धरणों को शोध लेखन में शब्दशः सम्मिलित किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल राइट है। इसका रीज़न है कि किसी पुस्तक के लंबे अंश में से शोधार्थी यदि केवल कुछ पंक्तियों को ही उद्धृत करना चाहता है तो वह मूल अंश के बीच के कुछ भाग छोड़ भी सकता है। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल राइट है कि अगर शोधार्थी चाहे तो लंबे पैराग्राफ में से कुछ पंक्तियों को चुन के वो अपने शोध में शामिल कर सकता है। तो इस तरह से ये हमारे दोनों ही क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये
ए और आर दोनों ही सही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध सारांश हेतु निम्नलिखित में से किन अवयवों का होना आवश्यक है? विषय पर संक्षिप्त ज्ञान, आधार सामग्री संग्रहण हेतु उपयोग की गई कार्य पद्धति का संक्षिप्त विवरण, संदर्भ ग्रंथ सूची, परिशिष्ट या अध्ययन के निष्कर्ष का घनीभूत सार। तो इसमें आपको बताना है कि शोध सारांश में किन किन अवयवों का होना आवश्यक होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो विषय पर संक्षिप्त कथन, शोध सारांश में विषय पर संक्षिप्त कथन होना आवश्यक होता है। आधार सामग्री संग्रहण हेतु उपयोग की गई कार्य पद्धति का संक्षिप्त विवरण, ये भी राइट है, ये भी होना जरूरी है। संदर्भ ग्रंथ सूची की कोई ज़रूरत नहीं होती, परिशिष्ट की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। अध्ययन के निष्कर्ष का घनीभूत सार आवश्यक होता है शोध सारांश के लिए। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन ए, बी और ई, ये हमारा राइट आंसर हो रहा है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या बन रहा है, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन का कूट, ए सी डी, बी सी डी, ए बी ई या सी डी ई। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि इसका राइट आंसर ए, बी और ई बन रहा है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विषय पर संक्षिप्त कथन, आधार सामग्री संग्रहण हेतु उपयोग की गई कार्य पद्धति का संक्षिप्त विवरण, अध्ययन के निष्कर्ष का घनीभूत सार। तो ये तीनों ही जो है हमारे शोध सारांश में होने आवश्यक होते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर राग दिए हुए हैं और यहाँ पर उसकी स्वरावलियाँ दी हुई हैं। तो इसको आपको इन रागों से सुमेलित करना है। तो काफी, खमाज, अड़ाना और बहार। तो इसे हम सुमिलित करेंगे इस कूट के माध्यम से। तो चलिए देख लेते हैं। काफी राग की जो स्वरावलियां होती है वो है 2। खमाज की अगर हम बात करें तो खमाज इससे मैच हो जाएगा। अड़ाना की स्वरावली ये है और बहार ये है। तो हमारा जो राइट आंसर बन के आ रहा है वो 2, 1, 4, 3 हो रहा है। तो यह कूट में आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो रहा है, 2, 1, 4, 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफी राग की स्वरावली है, खमाज की, अड़ाना की और ये है बहार की। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन ए हो रहा है, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल राग वर्गीकरण की अवधारणा किस युग में अस्तित्व में आई? वैदिक युग में, प्राचीन युग में, मध्य युग में या आधुनिक युग में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात करें हम तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य। मेल राग वर्गीकरण की अवधारणा जिस युग में आई वह मध्य युग था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेल राग वर्गीकरण मध्यकाल युग में माना जाता है। मेल राग वर्गीकरण दक्षिणी संगीत पद्धति की उपज है। विजयनगर के मंत्री माधवाचार्य को इस पद्धति का जनक माना जाता है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लीजिए कि मेल राग वर्गीकरण के जो जनक हैं वो कौन है? माधवाचार्य जी। ठीक है, माधवाचार्य जी कौन है? वो विजयनगर के मंत्री हैं। थाट शब्द का उपयोग तंत्रीय वाद्यों के लिए ही मध्यकाल में सामान्य रूप से शास्त्रकारों ने मेल शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार माधवाचार्य ने 15 मेल माने तथा 50 रागों को वर्गीकृत किया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन सी हो रहा है, मध्यकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इसे एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतर्गंधार व काकली निषाद से युक्त मूर्छना को कहते हैं सांत्रा, सकाकली, साधारणीकृता या प्रस्तार। इसमें आपको बताना है जो अंतर्गंधार व काकली निषाद से युक्त मूर्छना होती है उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साधारणीकृता। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्गंधार व काकली निषाद से युक्त मूर्छना को साधारणीकृता कहते हैं। भरत मुनि ने दो विकृत स्वर माने हैं, अंतर्गंधार और काकली निषाद। इसके अतिरिक्त भरत जी ने शारना का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने 2 ग्राम 14 मूर्छनाएं तथा 18 प्रकार की जातियों का वर्णन भी किया हुआ है। भरत जी ने 4 गीतियां, रस तथा चित्रा, मत्त कोकिला आदि वीणाओं का वर्णन भी किया है। वृंदवादन के लिए कुतुब शब्द का प्रयोग भी भरत मुनि जी ने किया हुआ है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, साधारणीकृता। क्वेश्चन नंबर 158 है, मेल के समानार्थ शब्दों को इंगित कीजिए। ठाठ, संस्थान, मुकाम या थाट। यहाँ कूट दिए हुए हैं AC, BD, ACD, ABCD, ये D होगा। तो यहाँ आपको बताना है कि मेल के समानार्थी शब्द कौन से हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मेल के समानार्थी शब्द ठाट, संस्थान, मुकाम और थाट ये चारों ही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मेल के समानार्थ शब्द में ठाट, संस्थान, मुकाम और थाट ये चारों ही समानार्थी शब्द हैं। ठाट का अर्थ है एक जगह राग एकत्रित होकर वर्गीकृत होते हैं। पंडित भातखंडे जी ने ठाट पद्धति को व्यवस्थित किया तथा 32 ठाटों को गणित द्वारा प्रकाशित किया। 32 ठाटों में से 10 ठाट ही उन्होंने मुख्य माने हुए हैं। वो 10 ठाट हैं बिलावल, खमाज, काफी, भैरव, आसावरी, भैरवी, कल्याण, मारवा, पूर्वी और तोड़ी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये चारों ही जो शब्द हैं ये मेल के समानार्थी शब्द हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत के सरस ग्राम से कौन सा स्वर संवाद प्राप्त नहीं होता है। सा पा स्वर संवाद, सामा स्वर संवाद, रे पा स्वर संवाद या गा नी स्वर संवाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रे पा स्वर संवाद जो है वो भरत के सरस ग्राम से प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भरत के सरस ग्राम से रे पा यानी ऋषभ और पंचम स्वर संवाद प्राप्त नहीं होते हैं। सरस ग्राम में सप्त स्वर क्रमशः 4-3-2, 4-4-3-2 श्रुतियों के होते हैं। इन 7 शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त 2 विकृत स्वर भी ग्राम में आते हैं। वीणा के तार पर सरस ग्राम की स्वरावली प्राप्त करने के लिए 3 स्वर संवादों की ओर ध्यान रखना आवश्यक होता है। ये स्वर संवाद हैं षडज पंचम, षडज मध्यम तथा षडज अंतर्गंधार। षडज ग्राम के लिए एक वीणा लेनी पड़ती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन सी हो रहा है। रे पा स्वर संवाद भरत के षडज ग्राम से प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी थाट राग जोड़ी सही नहीं है। सूहा, कान्हड़ा काफी, नायकी कान्हड़ा काफी, सुगराई कान्हड़ा काफी, दरबारी कान्हड़ा काफी। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सी थाट राग जोड़ी है जो सही नहीं है। ये राग है और ये थाट है। इस तरह से चारों ऑप्शन में ये फॉलो हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। दरबारी कान्हड़ा और काफी ये दोनों ही थाट राग जोड़ी सही नहीं है। बाकी सूहा कान्हड़ा, नायकी कान्हड़ा काफी, सुगराई कान्हड़ा काफी ये तीनों ही राइट है। लेकिन दरबारी कान्हड़ा और काफी ये दोनों ही थाट राग जोड़ी नहीं है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दरबारी कांढ़ा काफ़ी ठाट का राग। ये दोनों ही जोड़ी सही नहीं है। दरबारी कांढ़ा जो है वो आसावरी ठाट का राग होता है और इसकी जाति वक्र संपूर्ण होती है। वादी स्वर ऋषभ होता है, संवादी स्वर पंचम होता है। इसके न्यास के स्वर सा रे पा यानी षड्ज ऋषभ और पंचम होते हैं। इसका गायन समय मध्य रात्रि होता है और इसका संप्रकृति राग अड़ाना होता है। इस राग में ग अति कोमल प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये चारों ऑप्शन में दरबारी कांढ़ा और काफ़ी ये राइट नहीं है, तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण मेल जन्य दोनों मध्यम युक्त रागों में विवादी स्वर के नाते कोमल निषाद का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? आरोह में, अवरोह में, आरोह अवरोह दोनों में या फिर केवल मंद्र सप्तक में? तो इसे आपको बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसे आप लोग ध्यान से समझिए। अक्सर आप देखते होंगे कि जो नेट में है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कल्याण मेल जन, ठीक है, कल्याण मेल जन दोनों मध्यम युक्त रागों में विवादी स्वर के नाते कोमल निषाद का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? आरोह में, अवरोह में, आरोह अवरोह दोनों में या केवल मंद्र सप्तक में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि इसका प्रयोग केवल अवरोह में किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कल्याण मेल जन दोनों मध्यम युक्त रागों में विवादी स्वर के नाते कोमल निषाद का प्रयोग अवरोह में किया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवरोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातखंडे जी के अनुसार वह कौन सा स्वर है जो कि वर्तमान संगीत में वादी के रूप में दिखाई नहीं देता है? रे, ग, ध या नी, ऋषभ, गंधार, दैवत या निषाद? तो इन चारों में से वह कौन सा स्वर है जो वादी के रूप में नहीं दिखाई देता है भातखंडे जी के अनुसार? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन डी है, निषाद। आपने आमतौर पर देखा होगा कि ऋषभ, गंधार और दैवत तो वादी स्वर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन निषाद वादी स्वर नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निषाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भातखंडे जी के अनुसार निषाद को वर्तमान समय में वादी स्वर नहीं माना जाता है। वादी स्वर के नाते स रे ग म पा स्वर का प्रयोग किया जाता है। नी किसी भी राग का वादी स्वर नहीं हो सकता, परंतु संवादी स्वर के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नी यानी निषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदिश की किसी एक पंक्ति अथवा खंड में शब्दों और मात्राओं को यथावत रखते हुए उसे स्वर भिन्नता से प्रस्तुत करने को कहते हैं प्रतिग्रहणिका आलप्ति, रूपक भंजनी आलप्ति, च्युत स्वर भंजनी आलप्ति या स्थायी भंजनी आलप्ति? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझिए कि बंदिश की किसी एक पंक्ति अथवा खंड में शब्दों और मात्राओं को यथावत रखते हुए उसे स्वर भिन्नता से प्रस्तुत करने को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थायी भंजनी आलप्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बंदिश की पंक्ति अथवा खंड में शब्दों और मात्राओं को स्थायी भंजनी आलप्ति कहते हैं। स्थायी में सा का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है और स्थायी का आलाप मध्य तथा मंद्र सप्तक की तरफ होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थायी भंजनी आलप्ति। आज की सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, द्वयर्ध के पूर्व के स्वरों में स्वर समूहों के उच्चारण को कहते हैं प्रथम स्वर स्थान, द्वितीय स्वर स्थान, तृतीय स्वर स्थान या चतुर्थ स्वर स्थान? तो इसमें आपको बताना है कि द्वयर्ध के पूर्व के स्वरों में स्वर समूहों के उच्चारण को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम स्वर स्थान। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वयर्ध के पूर्व के स्वरों में प्रथम स्वर स्थान स्वर समूहों का उच्चारण होता है। स्वर स्थान नियम की अगर हम बात करें तो आलाप गायन के अंतर्गत प्राचीन समय के कुछ नियम निश्चित किए गए थे। इन नियमों को ही
स्वस्थान नियम कहते हैं। स्वस्थान नियम के अंतर्गत संपूर्ण राग क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। संगीत रत्नाकर के अनुसार अंश स्वर पर ही समस्त राग निर्भर करता है। इसी अंश स्वर को स्थायी स्वर भी कहा जाता है। स्थायी स्वर से चौथा स्वर जो होता है, यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि स्थायी स्वर से जो चौथा स्वर होता है वो ही जो है प्रथम स्वर स्थान कहलाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम स्वर स्थान। आज का लास्ट क्वेश्चन है, केदार, कामोद व छायानट के अंतरे में वह कौन सी स्वरावली है जो सभी में समान रूप से प्रयुक्त की जाती है। यहाँ पर स्वरावलियाँ दी हुई हैं ऑप्शंस में, इसे आप देख सकते हैं। तो बताना है आपको कौन सी स्वरावली है जो केदार, कामोद और छायानट इन तीनों के ही अंतरे में समान रूप से प्रयुक्त की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प सा रे सा। ये स्वरावली जो है ये केदार, कामोद व छायानट इन तीनों के ही अंतरे में समान रूप से प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केदार, कामोद, छायानट के अंतरे में प सा रे सा की स्वरावली समान रूप से प्रयुक्त होती है। केदार जो है वो कल्याण ठाट का राग होता है। इसकी जाति औड़व षाडव होती है। वादी स्वर मध्यम होता है और संवादी स्वर जो है षडज होता है। इसके न्यास के स्वर सा म पा होते हैं और गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर होता है। और राग केदार का संप्रकृति राग कामोद होता है। वहीं अगर हम छायानट राग की बात करें तो छायानट राग जो है ये भी कल्याण ठाट का राग होता है। इसकी जाति संपूर्ण होती है। वादी स्वर पंचम होता है और संवादी स्वर ऋषभ होता है। न्यास के स्वर प रे सा होते हैं और इसका संप्रकृति राग कामोद होता है। इसके अगर गायन के समय की बात की जाए तो इसका गायन समय रात्रि के प्रथम प्रहर में किया जाता है। और कामोद राग भी जो है वो कल्याण ठाट का राग होता है। इसकी जाति वक्र संपूर्ण होती है और वादी स्वर पंचम होता है, संवादी स्वर ऋषभ होता है। न्यास के स्वर इसके सा रे पा होते हैं और गायन समय इसका रात्रि का प्रथम प्रहर होता है और संप्रकृति राग जो है इसका हमीर होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के सेशन के क्वेश्चंस। ये आपको कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रेगुलर करते रहेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे एग्ज़ाम में। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।